हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ AR एकेडमी। हम लोग आज से 12th स्टैंडर्ड के लिए फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिजिक्स वैसे तो सब्जेक्ट इतना टफ नहीं है, फिर भी बच्चों की कंप्लेंट रहती है कि सर केमिस्ट्री और मैथ्स में तो हम लोग मार्क्स गेन कर लेते हैं, लेकिन फिजिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स आती है। तो उसी के लिए हम लोगों ने सबसे पहले फिजिक्स सब्जेक्ट से ही स्टार्ट किया है। फिजिक्स 12th क्लास का आपको समझने के लिए सबसे बेसिक जो हमारे यहाँ पर लेक्चर लेने की आपकी जो कंडीशन होगी, आप लोगों को इस नोट्स के जो आपको पीछे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इस नोट्स की PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोगों को क्या करना है, नोट्स की वो PDF डाउनलोड करनी है। अच्छा ये रहेगा कि आप उसकी एक हार्ड कॉपी मीन्स प्रिंट आउट निकलवा लो। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद में आप अपने पास रखो और फिर लेक्चर स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि मैं बार बार इसमें कुछ लिखाऊंगा, वो साथ में आपको ऐड करना है। और उससे भी बड़ा काम, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके सामने मेरे खुद के ही हैंड रिटन नोट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको रिवीजन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। उसके अलावा भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, आपको लगता है कि हमको समझ में आया लेक्चर में थोड़ा बहुत, नोट्स भी समझ में आ रहे हैं, लेकिन हम और पढ़ना चाहते हैं इस मैटर में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। कहाँ कहाँ से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और PDF का भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 12th क्लास के फिजिक्स की। जब हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आती है अपनी फर्स्ट बुक, जिसमें आपके 8 चैप्टर है। ये फिजिक्स की एक प्रॉपर ब्रांच से रिलेटेड है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और उसमें भी जो पहले 2 चैप्टर है वो आपके फिजिक्स की एक प्रॉपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की सब ब्रांच हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उससे रिलेटेड हमको दोनों चैप्टर पढ़ने हैं। उस चैप्टर में जो पहला अपना है उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो स्टडी हुई है उसका जो बेसिक रीजन है वो था चार्ज। हमको एटम के बारे में तो बहुत लेट पता चला, लेकिन उससे पहले भी हमको ये पता था कि मैटर जो होते हैं वो चार्ज्ड होते हैं, पॉजिटिवली होते हैं, नेगेटिवली होते हैं। उसी का हमको स्टडी जब हमने स्टार्ट की तो हमको पढ़ते 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 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ, और उसके आज के टाइम में आप बहुत ज्यादा यूजेस देख सकते हो। मैं 8 चैप्टर में वो यूजेस के बारे में भी डिस्कशन करूंगा। अब हमारे पास में आती है चार्ज की बात। चार्ज क्या है? देखो, वैसे चार्ज की कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती प्रॉपर, लेकिन बहुत अच्छी बुक्स अगर आप लोग प्रेफर करते हो तो उस बुक्स में कुछ आपको एक समझाने की कोशिश की गई है। उसी से मैंने एक आपको भी ट्राई किया है कि ताकि आपको इजी वर्ड्स में चार्जेस के बारे में मैं इंफॉर्मेशन दे सकूं। चार्जेस क्या होते हैं बेटा? चार्जेस की वजह से ही किसी मैटर का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट बनता है, बस इतनी सी बात है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे? मान लीजिए कोई मैटर, 2 चार्ज है और चार्ज मैटर अगर एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो उसका रीजन ये हो गया कि दोनों का इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। और मैग्नेटिक इफेक्ट जानते हो आप, मैग्नेट्स को पास लाते हो, दूर लाते हो, आप लोग गेम भी खेलते हो उससे, तो वो सब का जो रीजन है वो इलेक्ट्रिक चार्ज खुद है। कैसे है ये आपको 8 चैप्टर तक धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद में एग्जाम्पल क्या है, आप लोग एक एग्जाम्पल में कॉमन एग्जाम्पल देखो। अभी सर्दियों के दिन है, हम लोग जैसे स्वेटर वगैरह पहनते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन होता है अपने स्वेटर के बीच में और जो क्लोथ्स होते हैं, इनर क्लोथ्स, उनके बीच में। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जो क्रिएट होता है, जो करंट क्रिएट होता है, उसकी वजह से चार्जेस क्या होते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप एक दूसरे को टच करते हो तो उसको स्पार्किंग का फील आता है, ये बेसिकली चार्ज है। स्पार्किंग का जो फील आया वो चार्ज के फ्लो की वजह से आया। ठीक है, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो गई? ऐसी ब्रांच हो गई फिजिक्स की जिसके अंदर हम लोग चार्जेस को रेस्ट पे रख के स्टडी करेंगे, मतलब चार्जेस को मूव नहीं करवाएंगे। 3rd चैप्टर से हम लोग चार्जेस को मूव करवाना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग सिर्फ चार्जेस को रेस्ट पे रख के अपना काम करेंगे और स्टडी करते हैं, देखें क्या निकलता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पढ़ने हैं चार्जेस के बारे में। कोई आप लोग क्योंकि 6 महीने से पढ़ते हुए आ रहे हो तो आपको ज्यादा इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी इजी है, आपको समझ में भी आ जाएंगे। बार बार पढ़ रखे हैं, क्या क्या लिख रखे हैं। पहला उसका सिंबल स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू होता है, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कहाँ स्मॉल क्यू कहाँ कैपिटल क्यू, जैसा आपको ठीक लगे वैसा। स्केलर क्वांटिटी है, उसकी जो यूनिट है वो कूलम है, कैपिटल सी से इसको डिनोट करते हैं। CGS यूनिट जो है इसकी वो स्टेट कूलम है। ये रिलेशन आपको याद रखना है बस, सबसे अच्छी बात ये है। क्योंकि
ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। उसके बाद में ये बॉडी की या मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो एक्सटर्नल फैक्टर से अपने आप को चेंज नहीं करती, ट्रांसफर से चेंज हो सकती है लेकिन बड़ी बड़ी चेंज नहीं होगी। जैसे मान लो कोई चार्ज है 5 कूलम का और मान लीजिए मौसम बदल गया, बाहर सर्दी गर्मी, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, प्रेशर डेंसिटी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपेल मारते हैं और अनलाइक चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये आप पहले से जानते हैं। उसके बाद में नॉर्मली जो होते हैं सब मैटर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, कोई बॉडी चार्ज नहीं होती नेचुरली। चार्ज कब होती है? जब वो कंडीशन ऐसी आती है कि इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है। कैसे? इसका एक एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। सोडियम, सोडियम के साथ में क्या है? सोडियम को जब आप स्टार्टिंग में देखोगे जनरली तो वो क्या होता है, Na में 11 तो प्रोटॉन होते हैं और 11 ही होते हैं इलेक्ट्रॉन। लेकिन सोडियम खुद को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो उसमें हो जाता है 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो इसको बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं तो नेगेटिवली चार्ज, जैसे क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज होता है। ये लिखा हुआ है कि भाई इलेक्ट्रॉन के लूज करने से गेन करने से कोई बॉडी चार्ज होती है। जनरली इलेक्ट्रॉन ही लूज होंगे और इलेक्ट्रॉन ही गेन करने होते हैं, प्रोटॉन ना तो लूज होते हैं ना गेन किया जा सकता है, बहुत टफ काम है, इसलिए नेचुरली कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट ऐसा काम नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, क्वेश्चन आ सकते हैं 2 मार्क्स में। सबसे पहला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपको ध्यान रखना है कि फिजिक्स के अंदर 3 चीजें हम लोग कंजर्व लेके चलते हैं, मास, एनर्जी एंड लास्ट वन इज चार्ज। तो सर यहाँ तो फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं, बिल्कुल 12th में चार्ज की बात है, मास एनर्जी आप लोग पहले से जानते हो, 11th में भी पढ़ के आए, उससे पहले 9th में भी आपका इंट्रो हो चुका है इन बातों से। कंजर्वेशन में एक डेफिनेशन आप याद रखते हो कि ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ओनली ट्रांसफर किया जा सकता है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ बना रखा है, एक सिस्टम है, सिस्टम का मतलब क्या होता है, जिस मैटर पे आप स्टडी कर रहे हो उनके अलावा कोई मैटर एंट्री नहीं करेगा उसमें, उसको अपना सिस्टम बोलते हैं, जो स्टडी का आपका सिस्टम। जैसे कई लोग कंप्यूटर पे स्टडी करते हैं तो कंप्यूटर को भी हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, सिस्टम। तो ये अपना सिस्टम हो गया। ग्लास रॉड और सिल्क का क्लॉथ है, उन दोनों को आपस में रब करोगे तो थोड़ी देर बाद में जो आपकी ग्लास की रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज और जो सिल्क का क्लॉथ है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। मान लीजिए इस पे 5 कूलम का चार्ज आया पॉजिटिव, तो इस पे नेगेटिव का 5 कूलम आएगा, कंपल्सरी है, ठीक है। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब आइसोलेटेड बॉडी के लिए, यह वर्ड लिखा हुआ है, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए या बॉडी के लिए चार्जेस हमेशा कंजर्व रहते हैं। ऐसा नहीं दूसरा अगर बॉडी आ गई तो उसके चार्ज इन चार्जेस को इन्फ्लुएंस कर देंगे, तो फिर वो अपना काम कंजर्वेशन वाला लॉ डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। कंजर्वेशन वहां भी फॉलो करेगा लेकिन फिर आप स्टडी के अंदर आपको प्रॉब्लम होगी कि वो दूसरा चार्ज कहाँ से आया, कैसे आया, इसलिए बॉडी को आइसोलेटेड रखना है और फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझना है। उसके बाद में हम लोग आगे की बात करते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्जेस को ऐड किया जा सकता है सिंपली, मतलब अगर कहीं 5 कूलम 10 कूलम 15 कूलम के चार्जेस हैं 3, तो तीनों ऐड होके अपना ओवरऑल इफेक्ट शो करेंगे, तो इसको बोलते हैं एडिटिविटी चार्ज। मैं बता दिया क्यू नेट जो होता है वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 सो ऑन, जितने आपके चार्जेस है उन सबको ऐड कर लो तो आपके पास में टोटल चार्जेस आ जाएंगे, वही आपका वहां पर चार्जेस की वजह से इफेक्ट होगा। उसके बाद में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मोस्ट इंपोर्टेंट बात इस चैप्टर की। जो आपके चार्जेस होते हैं उनकी बेसिक बात यह है कि उनमें जो सबसे छोटा चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के पास होता है। कितना होता है वो आपकी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख रखी, याद रखने वाली बात है। अगर नहीं याद रहता है तो भी कोई टफ बात नहीं, डायरेक्ट जनरली पूछता नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसकी वजह से क्या होगा सर, अगर कहीं पर भी किसी बॉडी पे चार्जेस को जाना है तो वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ही जाएगा। मतलब किसी बॉडी पे 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है। इसको देखने से ऐसे लगता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। वो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख रखा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा इंटीजर में रहेंगे, मतलब 0 1 2 3 4 5 या -1 -2 -3, समझ में आ गया, इंटीजर होने चाहिए। ये हो गया इंटीजर, और इसी में मैंने डेफिनेशन में लिख दिया इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, मतलब यहाँ पर n की जगह 0 1 2 3 4 या माइनस में 1 2 3 4 होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैंने मास लिख रखा है,
याद करने में अच्छा है, कई बार न्यूमेरिकल्स में काम आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। उसके बाद में आपके पास में आता है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। देखो, इलेक्ट्रॉन या चार्जेस के फ्लो के बेसिस पे हम लोगों ने दुनिया में जो भी मैटर है उनको तीन टाइप में डिवाइड कर रखा है। एक होते हैं कंडक्टर, जो चार्जेस के फ्लो को अलाउ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं। सेकंड, जो इलेक्ट्रिसिटी और चार्जेस के फ्लो को अलाउ नहीं करते हैं। और थर्ड वन, जो करते हैं लेकिन एक गिवन टेम्परेचर पे करते हैं। तो सबसे पहला जो चार्जेस के फ्लो को अलाउ करते हैं उनको बोलते हैं कंडक्टर, जो फ्लो को अलाउ नहीं करते हैं उनको बोलते हैं इंसुलेटर, और जो किसी गिवन टेम्परेचर पर अलाउ करते हैं वो होते हैं सेमीकंडक्टर। विद एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं, आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद में फिजिक्स की हर स्टडी के अंदर हमारा इंटरेस्ट इस बात में रहता है कि आपने बता दिया कि सर जो लाइक चार्जेज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बेसिकली वो एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट करते हैं। कितना फोर्स लगाते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन यही रहेगा, कितना फोर्स लगाते हैं। तो कूलम जो है उन्होंने ये प्रूव किया या बताया कि कितना फोर्स लगाते हैं, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मैं बता सकता हूँ। इसलिए उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन से कुछ ऑब्जर्वेशन निकाली है कि जो फोर्स लगेगा उन दोनों के बीच में वो उन दोनों के चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये देखो, मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 5 कूलम प्लस, तो ये जो 5 है ये मैग्नीट्यूड है। तो जितना बड़ा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स। इसी चीज को आप डेफिनेशन की फॉर्म में या स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि आप जब बोर्ड्स का एग्जाम देने जाओगे तो वो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, और डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको कभी कभी स्टेटमेंट भी पूछ सकते हैं। तो स्टेटमेंट भी वैसे ही लिखा हुआ है, जो आपका फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ, क्योंकि दोनों का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई दोनों चार्जेस का, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इनवर्सली मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे फोर्स कम होगा, स्क्वायर से कम होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ लिख रखा है। यहाँ से बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। क्यों बनते हैं सुनना। मान लीजिए दो चार्जेज है, उनके बीच में डिस्टेंस पहले थी r, फिर कर दी हमने 2r। तो इस टाइम जब फोर्स था वो था F, तो अब फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होगा 4 टाइम कम हो जाएगा, तो अब आपका फोर्स हो जाएगा F/4। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में कभी कभी आपको 2-3 उसके पार्टीशन करके पूछेंगे, तो उसमें एक पार्ट ये भी हो सकता है। इस फॉर्मूले को जब मर्ज करते हैं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होना चाहिए। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल टू का साइन लगाने के लिए कांस्टेंट चाहिए और वो है K, और इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। कोई दिक्कत नहीं है। न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं जितना फर्स्ट वाला सेकंड वाले पे फोर्स लगेगा उतना ही सेकंड वाला फर्स्ट वाले पे लगाया, वही मैंने लिखा है। ऑपोजिट जो माइनस है वो ऑपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। चले आगे, चलिए। उसके बाद में अपने पास में कुछ बेसिक स्टडीज और है। F जो होता है, जो फोर्स होता है, वो लाइन ज्वाइन जो करती है दोनों चार्जेस को उसके अलोंग ही एक्ट करता है। मतलब ये Q है, ये Q है, ये माइनस है, ये इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर ले, मान लीजिए ऐसे दिखा देते हैं चार्जेस को, तो ये इस पे फोर्स लगा रहा है अट्रैक्टिव, तो इसको इसी लाइन के अलोंग ही आगे खींचेगा, ये इसको इसी लाइन के, मतलब ऐसे या ऐसे नहीं खींचेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमको न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है। जो K है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। K को अगर हम एक्सपेंड फॉर्म में लिखें तो ये है। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है उसकी वैल्यू ये है। एप्सिलॉन नॉट का जो नाम है वो नाम ये है कि इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। इसके बारे में अभी मैं आगे स्टडी करूँ। और K की जो वैल्यू वैक्यूम के लिए होती है वो ये होती है, और परमिटिविटी की जो वैक्यूम के लिए वैल्यू होती है वो ये होती है। अब ऑब्वियस है, क्योंकि आप लोगों ने पहले ही बोल दिया मैंने फोर्स, और आपको पहले से पता भी है कि फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो वेक्टर क्वांटिटी है तो उनको वेक्टर फॉर्म में लिखना भी चाहिए, बिल्कुल लिखना चाहिए। यहाँ पर कुछ 11th के कंसेप्ट आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। देखो, ये जो R1 लिखा हुआ है और ये जो R2 लिखा हुआ है, इनको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं इनको? पोजीशन वेक्टर, क्योंकि Q1 की पोजीशन ओरिजिन से यहाँ है और Q2 की यहाँ है।
तो R1 और R2 जो है वो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है जिसको मैंने R12 से यहाँ रख रखा है, इसको बोलते हैं R12 को बोलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ध्यान रहेगा, ये आप पहले पढ़ चुके हो, अब बस मैं आपको नाम बता रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं हो। सही है। अब मान लीजिए फोर्स ऑफ वन फर्स्ट चार्ज बाय सेकंड चार्ज या सेकंड चार्ज पर फर्स्ट चार्ज की वजह से, कुछ भी लिखो, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वली होगा। हाँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर का ये रिलेशन याद रखना। अगर आपको 1 से 2 तक लिखना है तो आप उसका पोजीशन वेक्टर जो सेकंड वाले का है उसमें से फर्स्ट वाला माइनस करोगे, और अगर उल्टा लिख रखा है जैसे R21 है, कुछ नहीं करना है, जो पीछे लिख रखा है उसको आगे। और वैसे ये बहुत कंफ्यूजिंग मैटर है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग मैनर में लिख रखा है, ऐसे आपको ध्यान रहता है तो ठीक, नहीं तो उल्टा सीधा हो जाता है तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है। उसके बाद में R12 कैप, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। कैसे निकाला जाता है, उस वेक्टर की वैल्यू निकलो और उसके नीचे मैग्नीट्यूड रख दो। ये कैसे होता है सर, मैग्नीट्यूड वगैरह कैसे, गिवन है तो ठीक है, नहीं तो मान लीजिए ऑर्थोगोनल फॉर्म दे रखी है उसकी, तो उस केस में जैसे दे रखा है, एक वेक्टर दे रखा है R12 दे रखा, मान लो आगे आपके पास में 3i कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका तो आपको पता ही है, कुछ नहीं करना है, हो गया काम। वो यहाँ रख देना, बाकी ऊपर रख लेना, उसकी डायरेक्शन आ जाएगी। ये जो कैप के साथ में जो लिखते हैं इसको यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं, और ये डायरेक्शन को शो करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड बोर्ड्स में नहीं आते हैं, लेकिन आपको पूछ ले प्रॉपर इसी नाम से क्वेश्चन पूछ ले तो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में फोर्स का फॉर्मूला बना दिया मैंने, 1-2 वाले की वजह से यहाँ K की वैल्यू रख दी, Q1 Q2 रख दिया, R21 का मैग्नीट्यूड रख दिया, और ये डायरेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ सर, डायरेक्शन का मतलब ऑब्वियस है, आप लोगों को ये तो मैग्नीट्यूड तो स्केलर में भी आ सकता है, तो ये तो मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, और ये चीज किसको शो कर रही है, डायरेक्शन को, ठीक है। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो पहले बता दिया। इसके बाद में जो दे रखा है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, याद रखना है आपको, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव Q1 Q2 अगर ग्रेटर देन 0 है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर दोनों सेम साइन के साथ में, भाई ग्रेटर देन 0 होने का मतलब हो गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कब हो सकता है दोनों का प्रोडक्ट, जब दोनों पॉजिटिव हो या जब दोनों नेगेटिव हो, मतलब लाइक चार्जेज, और लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये रिपेल आ गया। ऑपोजिट हो गया अगर लेस देन 0, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू है, और नेगेटिव की एक ही कंडीशन हो सकती है कि पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये एक याद रखने वाला रिलेशन है। क्यों, दो मैटर के बीच में हमेशा ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, ये न्यूटन पहले बता चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक की स्टडी में हमको ये पता चला कि उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से इतना बड़ा होता है, आपको याद रखना है। ये Fg मैंने यहाँ लिख रखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब क्योंकि हम लोग बोर्ड्स के एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि भाई लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ बताओ। तो कूलम्ब्स लॉ की जो लिमिटेशन है वो ये है कि एक तो पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है, मतलब चार्ज पॉइंट फॉर्म में होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस के लिए नहीं चलेगा। दूसरा यह है कि जो चार्ज है दोनों वो रेस्ट में होने चाहिए, या एक मूवमेंट में होगा तो चलेगा, या मोशन में होगा तो चलेगा, दोनों मोशन में नहीं होने चाहिए। उसके बाद में जो अपने पास में जो अगला टॉपिक है वो ये है कि मल्टीपल चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है। अब ऑब्वियस है दुनिया में चार्जेस तो एक नहीं होंगे, दुनिया में चार्जेस तो एक नहीं होंगे। एक फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है, सुपरपोजिशन का सीधा सा मतलब ये है कि जो दो चार्जेस हैं वो किसी थर्ड चार्ज पे फोर्स लगा रहे हैं, तो इन दोनों चार्जेस की वजह से जो थर्ड चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर होगा, एक दूसरे का कोई इफेक्ट आने वाला उस पर नहीं। हाँ, थर्ड वाले पे ओवरऑल आएगा, लेकिन एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, जो तेरे को लगाना है वो लगा, जो मेरे को लगाना है मैं लगाऊंगा, ओवरऑल नेट फोर्स बाद में लगा देंगे। ये देखो यहाँ पे मैंने बना भी रखा है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना दिया, ये Q1 चार्ज है, यहाँ पर आप Q4 चार्ज लिख सकते हो, ये Q3 है और Q2 है। अब सेकंड वाले पे कितना फोर्स लगेगा, जितना फर्स्ट वाला लगाएगा जितना थर्ड वाला लगाएगा, सही है। दोनों का अलग से वेक्टर एडिशन कर लेंगे हम लोग फिर बाद में। चलिए
अब मान लीजिए कोई nth चार्ज है और nth चार्ज पे अपने को निकालना है, तो क्या करेंगे भाई, nth चार्ज पे फर्स्ट वाला कितना लगा रहा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सो ऑन। और इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में अच्छे से लिखना है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं भाई, Q1 चार्ज, फर्स्ट वाला चार्ज तो फिक्स रहेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी फिक्स रहेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे चार्जेस चेंज होते जाएंगे, तो वो यहाँ लिख रखा है, ये लिख रखा है, और ये इसकी डायरेक्शन है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा इसके अंदर, आपको ज्यादा से ज्यादा कभी ये फॉर्मूला लिखना पड़ सकता है शायद, ठीक है। वेक्टर एडिशन वैसे तो 11th का टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। वेक्टर एडिशन में आप समझो भाई, वेक्टर एडिशन मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो भी खुद भी वेक्टर होगा, तो उसमें दो चीजें चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला, ये हो गया डायरेक्शन निकालने का। अब यहाँ पर ध्यान रखना, डायरेक्शन जो है वो tan अल्फा है, ये जो अल्फा है वो अल्फा मेजर किया गया है F1 के साथ। अब इसका जो फॉर्मूला है वो बार बार भूल जाते हो आप, तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। क्या ट्रिक है, जिस वेक्टर के साथ में आप रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन ले रहे हो उसके साथ में साइन थीटा और कॉस थीटा नहीं आएगा, उसको साइड में रख लेना। जो दूसरा वेक्टर है उसके साथ में साइन थीटा और कॉस थीटा को लिखना है, फॉर्मेट याद रख जाता है, F1 F2 भूल जाते हैं कि कहाँ कौन सा आएगा, तो वो ये तरीका हो गया। कुछ कॉमन प्रॉब्लम है अपने पास में न्यूमेरिकल की, क्या होगा सर इसमें, देखो इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को कई बार क्या होगा, डिस्टेंस और एंगल नहीं दिया हुआ होगा, फिर भी आपको पता करना होगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है सर, जब वेक्टर एडिशन में हमको रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालना है तब भी थीटा चाहिए, डायरेक्शन निकालनी है तब भी थीटा चाहिए, तो थीटा नहीं हुआ तो काम कैसे चलेगा। देखो उसके लिए आपको एक वर्ड दे देगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और क्या करेगा, तीन चार्जेस को तीन पॉइंट पे रख देगा इक्विलेटरल ट्राइंगल के, और बोलेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, और इसका जो भी रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी वैल्यू निकालो। अब आप प्रॉब्लम में कि मान लीजिए इसकी वजह, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल, ये इसको अट्रैक्ट, ये एंगल नहीं दिया हुआ होगा, डायरेक्टली नहीं होगा, कैसे निकाले, इक्विलेटरल ट्रायंगल आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि उसके सारे एंगल जो होते हैं 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, और जो लेंथ होती है सब साइड्स की वो इक्वल होती है। क्या फायदा होगा इससे, ये 60 डिग्री है तो ये टोटल एंगल जो होता है 120 डिग्री होना चाहिए, सॉरी 180 डिग्री। तो ये जो बचा हुआ इतना सा हिस्सा है जो निकालना है अपने को, वो 180 माइनस 60 डिग्री एंड दैट विल बी 120 डिग्री, बस दैट्स ऑल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें तो उसमें दो साइड्स इक्वल और उनके जो सामने वाले एंगल है वो भी इक्वल। रेक्टेंगल की बात बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, सामने वाली साइड इक्वल होती है, 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं, और ये जो डायगोनल है इसका फॉर्मूला रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। उसके बाद में मैंने अच्छा सा एक ग्राफ बना रखा है, फोर्स खुद को कैसे वेरी करता है, फोर्स खुद को कैसे वेरी करता है। देखो यहाँ फोर्स को वेरी करने के लिए मैंने एक बात लिख रखी है, फोर्स क्या करेगा, डिस्टेंस के साथ में कम होगा और इनवर्सली स्क्वायर से कम होगा, इसलिए ग्राफ ऐसा बना। ये जो ड्रॉप है ये थोड़ा सा नीचे लेके आना है, जो ड्रॉप हो रहा है ये। वैसे ग्राफ के बारे में मैं अलग से आपको एक वीडियो डाल के बताऊंगा ग्राफ कैसे समझते हैं। ये जो लेक्चर है ये एवरेज स्टूडेंट के लिए, अगर कोई टॉपर है तो वो भी समझ सकता है, कोई स्टूडेंट पूरे साल नहीं पढ़ पाया किसी रीजन से वो भी समझ सकता है। हाँ, जो बच्चे टॉपर है वो आगे इंटरेस्टेड रहेंगे कि सर हमको और पढ़ना है इसमें, तो फिर आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपको हर चीज और डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी याद, परमिटिविटी, देखो अगला टॉपिक अपने पास में आता है परमिटिविटी। परमिटिविटी वर्ड से ऐसा लगता है परमिशन से रिलेटेड, बिल्कुल परमिशन से रिलेटेड ही है ये। परमिशन से रिलेटेड कैसे है, देखो अलग अलग मीडियम जो होते हैं वो चार्जेस के बीच में जो ये इंटरेक्शन हो रहा है फोर्स का, ये अलग अलग तरीके से कंसीडर करते हैं। वैक्यूम जो होती है सबसे ज्यादा अलाउ करती है चार्जेस को इंटरेक्शन के लिए, मतलब मैक्सिमम फोर्स लगता है उस टाइम। जैसे जैसे मीडियम चेंज होते हैं वैसे वैसे आप नोट करोगे कि परमिटिविटी बढ़ती है, और परमिटिविटी बढ़नी मतलब परमिट करता है इंटरेक्शन को कम करने के लिए, बदमाशी के लिए। तो ये उल्टा है, यहाँ पर ध्यान रखना, इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। आपको आगे याद रखना है वैक्यूम की जो परमिटिविटी होती है उसको एप्सिलॉन नॉट से, इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी बोलते हैं। मीडियम की जो परमिटिविटी है उसके एप्सिलॉन एम से। कुछ परमिटिविटी याद रखनी है, जरूरत नहीं है ये याद रखने की, ये याद रखने की, बस ये याद रखनी है। नहीं भी याद रखोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है,
क्योंकि ये आपके पेपर के इंस्ट्रक्शन में लिखी होती है। किस में लिखी होती है? आपके पेपर के इंस्ट्रक्शन में लिखी हुई होती है। उसके बाद में आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या है? अच्छा टॉपिक है, देखना याद रखना, न्यूमेरिकल में काम आता है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है। देखो मीडियम का और वैक्यूम का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं उस मीडियम की, प्रॉपर मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब कितना इंटरेक्शन को रोकेगा। अब उससे फायदा क्या है? देखो आपको एग्जाम में ये तो पता ही है, आपको मैंने बता ही दिया, इंस्ट्रक्शन में दे रखा होगा और ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। अब आप लोगों को क्या करना है? किसी मीडियम की परमिटिविटी चाहिए किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप ढूंढ रहे हो क्वेश्चन पेपर में कहीं मिल ही नहीं रहा, मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा कि सर मीडियम रिलेटिव दे रखी है ना, उसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करो, आपके पास में उस मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी। इससे भी अच्छा हिंट मैंने यहाँ लिख रखा है। आपको ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल में और छोटे क्वेश्चन में, मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। क्यों? देखो इसमें क्या अच्छी बात है, बोलेंगे कि जो वैक्यूम है उसके अंदर फोर्स लग रहा है, मान लीजिए लेट 4 न्यूटन, और हमने एक ऐसा मीडियम ले लिया है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी है 4, तो बताइए उस मीडियम में फोर्स कितने टाइम्स कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? कुछ नहीं करना है आपको, उस मीडियम का जो फोर्स होगा, 4 तो आपका एफ नॉट है ही है वैक्यूम के लिए, रिलेटिव परमिटिविटी जो भी दे रखी है उससे डिवाइड कर दो, 1 न्यूटन आ जाएगा। खत्म बात, ठीक है। अब आते हैं रियल लाइफ पे। रियल लाइफ पे क्यों बोल रहा हूं मैं, सॉरी, एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रिलेटिव परमिटिविटी वो 1 से छोटी नहीं हो सकती। रीजन क्या है? मीडियम की परमिटिविटी हमेशा बड़ी होगी वैक्यूम से, तो हमेशा ई आर जो है वो 1 से बड़ा ही आएगा। देखो मैं फॉर्मूले की फॉर्मेट में लिख लेता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ये ई आर, अब मुझे यहाँ पता है कि ई एम जो होगा वो एप्सिलॉन नॉट से हमेशा बड़ा होगा, मतलब ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी ही आएगी, तो ऑब्वियस है ई आर 1 से बड़ा ही आएगा। खत्म। अब हम लोग आ जाते हैं एक्चुअल लाइफ या रियल लाइफ में। रियल लाइफ की वर्ड यूज कर रहे हो सर? देखो हम लोग अभी तक ये मान के आए थे कि जो चार्जेस है वो पॉइंट फॉर्म में है, लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? नहीं होता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो क्या करना है सर? मतलब चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं? बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, पॉइंट फॉर्म में कहीं मिलते नहीं है, बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस मिलते हैं। जैसे किसी रॉड पे हो सकते हैं, किसी सीट पे हो सकते हैं, किसी स्पेयर पे हो सकते हैं। वहां पर हमको एक नई टर्म यूज करनी पड़ेगी जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी 3 टाइप की। डेंसिटी का मतलब क्या हो गया? डेंसिटी का सीधा सा मतलब ये हो गया बेटा कि जो चार्ज है और जिस पार्ट में या जिस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है उससे डिवाइड कर दो। पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला भी तो कुछ ऐसा ही होता था। चार्ज डेंसिटी तो सबसे पहले लीनियर, अगर किसी लाइन के अलोंग, जैसे ऐसा लिखा हुआ, उस केस में क्या होगा? चार्ज अपॉन लेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है, कूलम पर मीटर। सरफेस पे बैठा हुआ है, ये बस ये याद रखना, इसको लैम्डा से, इसको सिग्मा से, क्यू अपॉन एरिया हो गया। सब कुछ पढ़ चुके हो, आपको बस मेरा काम है एक बार आप लोगों को रिवीजन करवा दो, क्विक रिवीजन। उसके बाद में वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो हो गया, ठीक है, उसके हिसाब से नीचे वॉल्यूम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अच्छा पॉइंट आता है अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है बेसिकली, वैसे तो मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में लिख रखा है, स्टेटमेंट फॉर्म में आप अच्छे से पढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको कॉमन तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ क्या होता है। देखो एक पॉजिटिव क्यू चार्ज यहाँ पड़ा है, इसके आसपास इस चार्ज का इफेक्ट रहेगा, मतलब कैसे रहेगा? इस एरिया में कोई भी दूसरा चार्ज आया, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव आया तो उसको धक्का दे देगा, नेगेटिव आया तो उसको खींच लेगा, मतलब इस पूरे फील्ड में इसका इफेक्ट है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां पर अगर कोई यूनिट चार्ज आ जाता है, यूनिट का मतलब 1 कूलम का चार्ज, उसकी यूनिट 1 होनी चाहिए, तो एक अगर सॉरी उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होना चाहिए, तो कहीं पर 1 कूलम का अगर कोई चार्ज आता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दोनों स्टेटमेंट आप लोग पढ़ के समझ सकते हो, आराम से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ याद रखना है कि जो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम बनाते हैं बाहर की तरफ, नेगेटिव में अंदर की तरफ, मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो बाहर की तरफ जाता हुआ बनेगा,
नेगेटिव के लिए अंदर। क्यों? इसका रीजन है स्टडी जो की गई है उसके लिए जो टेस्ट चार्ज लेते हैं हम लोग, मतलब जिस चार्ज को इस फील्ड में लाके इंटेंसिटी मेजर करते हैं वो चार्ज हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। यूनिट मतलब एक मैग्नीट्यूड का, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये हो गया कि अगर पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रखोगे तो वो उसको रिपेल मारेगा, इधर ही भेजेगा, इसलिए डायरेक्शन ये। पॉजिटिव को यहाँ रखोगे तो खींचेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये। इसका फॉर्मूला भी है अपने पास में, वो भी डेराइव कर देते हैं। क्या है? एक कंडीशन दे रखी है मैंने यहाँ पर, एक चार्ज है Q, उसके पास में ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज मतलब याद रखना यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट के लिए ही काम में लिया जाता है इस चार्ज को। बहुत छोटा चार्ज होता है, लगभग इसका मैग्नीट्यूड नेग्लिजिबल होता है। इस पे जितना फोर्स लगाएगा वही इस चार्ज की खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस डिस्टेंस पे। डिस्टेंस के साथ फील्ड इंटेंसिटी चेंज होगी। तो हमने रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन क्यू नॉट। देखो चार्ज से डिवाइड इसलिए करते हैं कि यूनिट चार्ज के लिए आ जाए। ये भी एक डिस्कशन का लंबा पॉइंट है, अभी सिर्फ आपको ये याद रखना। वैल्यूज पुट करोगे, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नोट करोगे, कट ये बाकी की वैल्यू। ये कंफ्यूज मत होना, ये मैंने के को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रखा है। आप कई बच्चे होते हैं सर बार बार एप्सिलॉन नॉट क्यों लिख सकते हो? क्योंकि जनरली स्टडी वैक्यूम में ही होती है। यूनिट आपको पता ही चल गई, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, हालांकि मैंने पहले ही वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है, तो यहाँ पर अलग से देखो, यहाँ पर ये आर स्क्वायर कर लेना, आर क्यूब हो गया गलती से। मतलब कुछ नहीं करना होता है, मैग्नीट्यूड के साथ में अगर आप डायरेक्शन ऐड करने के लिए आर कैप कर देते हो तो काम बन जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए, अब उसके बाद में सुपरपोजिशन जो है वो इस पे भी लगेगी। क्या होगी? सुपरपोजिशन इस पे भी लगेगी, क्योंकि मान लीजिए कहीं 5-6 चार्जेज है, कहीं पे क्या है? 5-6 चार्जेज है, और उन 5-6 चार्जेस की वजह से ओवरऑल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, ये यहाँ से इस डिस्टेंस पे निकाला है, तो इनको सबको वेक्टर एडिशन कर दो। वो फॉर्मूला जो मैंने पहले समझाया था वही वापस आ गया। उसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट बात, एक इंपोर्टेंट ग्राफ समझना है आपको। इस ग्राफ के बारे में आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पर जो वाई एक्सिस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को और ये डिस्टेंस को शो कर रही है। देखो पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। इधर नेगेटिव से कम हो रहा है, ये कम तो हो रहा है, देखो मैक्सिमम से धीरे धीरे कम हुआ। ये नेगेटिव क्यों हुआ? डायरेक्शन की वजह से, बाकी कोई रीजन नहीं है। भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इधर डायरेक्शन आप ये लेते हो, इधर ये लेते हो ना, ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई ना। ऑपोजिट डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव से लेते हैं फिजिक्स में, कोई नई बात नहीं है। इसके बाद में इसकी बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की। तो यहाँ सेंटर के अंदर एक नेगेटिव चार्ज पड़ा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से डिनोट, ये आर। यहाँ डायरेक्शन ऑलरेडी उल्टी होगी, क्यों? क्योंकि माइनस क्यू के लिए ऐसा, तो ये डायरेक्शन ऑलरेडी जो हमारी कार्टेशियन प्लेन से जो लेते हैं उससे उल्टी ही है, इसलिए उल्टा ही इसको कम किया है। और ये खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं आगे की बात। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत अच्छा टॉपिक है। क्या कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो भी समझ लेते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है भाई, आप कोई पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, इसके पास में आपने क्यू नॉट मतलब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ रखा, तो इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा। मतलब रैंडम नहीं लगाता है, एक लाइन होती है इमेजिनरी लाइन, उसके अलॉन्ग फोर्स लगाता है। यहाँ पर रखोगे तो ऐसे लगाएगा, यहाँ पे रखोगे तो ऐसे लगाएगा, और यहाँ पर रखोगे तो इसी लाइन के अलॉन्ग लगाएगा, और यहाँ रख दिया आपने तो ऐसे लगाएगा। ऐसे नहीं लगाता है, इसका मतलब कोई पाथ को ये फॉलो कर रहा है, जिस पाथ के अलॉन्ग ही फोर्स लगाता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैंने यहाँ पर लिख रखी है बाकी स्टेटमेंट। उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन, पहले ही बोल चुका हूं, नेगेटिव की तरफ आती हुई और पॉजिटिव से दूर जाती हुई। यहाँ एक वर्ड यूज करता हूं मैं बार बार, रेडियली। रेडियल का मतलब क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू इस रेडियस। जैसे यहाँ पर आपका प्लस क्यू है, तो इसकी रेडियस बनाओ अंदर, ऐसे बनेगी ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ही होगी। बस ये कोई बाकी कोई वर्ड का कोई ज्यादा कोई खास मतलब नहीं है। उसके बाद में आगे की कुछ
प्रॉपर्टीज और पढ़ लेते हैं, साथ में ही खोल लेते हैं इनको। ये हो गए। अगली प्रॉपर्टी ये है कि जो आपका फील्ड होगा जिसमें चार्जेस है उसके हमेशा परपेंडिकुलर होगी। देखो मैंने यहाँ बना रखी है स्फीयर के लिए, अगर आप लोग किसी और सरफेस के लिए बनाना चाहते हो, जैसे यहाँ चार्जेस बैठ रखे हैं मान लो सीधी किसी वर्टिकल लाइन पे, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे बनेगी। कोई अगर मान लो सिलेंडर है तो उससे परपेंडिकुलर आपको पता होना चाहिए। देखो इसका परपेंडिकुलर ऐसा होता है, लेकिन इसके परपेंडिकुलर ऐसे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहते हो तो उस फील्ड लाइन पे एक टेंजेंट बना दो। ये देखो टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट से निकलती हुई लाइन, ये बना दी, ठीक है। अगला और इंपॉर्टेंट क्या है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं करती है। ये आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, हालांकि इतनी बार पूछा जा सकता है कि इस बार चांसेस कम है, फिर भी आप ध्यान में रख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन हो जाएगी, और एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। ये रीजन भी मैंने लिख रखा है। आगे मैंने 5वां पॉइंट दे रखा है कि जितनी ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी कम डेंसिटी उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। उसके बाद में हम लोग आगे की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो सिमेट्रिकल होती है, जो लाइन इनको ज्वाइन करवाती है उसके अलावा। यहाँ देखो ये लाइन इनको ज्वाइन कर, अब आपने यहाँ पर एक फील्ड लाइन बना दी तो नीचे भी एक बनानी पड़ेगी, ऊपर 2 हुई तो नीचे भी 2, इसको बोलते हैं सिमेट्री को फॉलो करना। अगला यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है कभी क्लोज लूप नहीं बनाती है। याद रखने वाली बात है, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो कौन बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रही थी। याद करो, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये और अंदर ये। यहाँ ऐसा नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव गया वापस नहीं आएगा। ये मैंने अगले में बना भी रखता है, यहीं से ओरिजिनेट होगी और यहाँ टर्मिनेट हो जाएगी, स्पेस में टर्मिनेट नहीं होती है। सही है। उसके बाद में 9th, पैरेलल, स्ट्रेट और इक्वी स्पेस फील्ड लाइन जो होती है, जैसे ये पैरेलल है, स्ट्रेट है और इक्वी स्पेस्ड है, तो ऐसी फील्ड लाइन जो होती है वो हमेशा यूनिफॉर्म फील्ड को शो करती है। मैंने लिख भी दिया है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ए की वजह से होगा वो बी की वजह से सेम ही होगा, ठीक है। उसके बाद में आगे की हम बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल अच्छा टॉपिक है, वैसे तो अपने आप में बहुत ज्यादा स्टडी वाला पॉइंट है, लेकिन अब मैं शॉर्ट में ही समझा देता हूँ आपको, क्योंकि हम लोग क्विक रिवीजन में ही कर रहे हैं। क्या करेंगे इसमें, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल का मतलब होता है 2 चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के बिल्कुल छोटी सी डिस्टेंस से सेपरेट होने चाहिए, ज्यादा डिस्टेंस में तो दूरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो छोटी डिस्टेंस पे क्या है, ये सिचुएटेड है, तो इससे क्या होगा, देखो होने को तो बहुत सारी बातें समझनी है, यहाँ पर जो सबसे छोटी बात और सबसे अच्छी बात समझती वो समझिए डाइपोल मोमेंट। ऑपोजिट चार्जेस पे अगर फोर्स लगेगा तो उनमें एक मोमेंट क्रिएट होगा, और इसी से उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ मेजर की जाएगी। अब आपको डाइपोल वैसे नहीं समझ में आता तो छोटी सी फॉर्म में ये बता देता हूँ। हाइड्रोजन में आप लोग जानते हो कि H+ और OH-, तो ये भी तो एक तरीके से डाइपोल बना दिया, ऐसे डाइपोल बनते हैं। तो डाइपोल की अगर अपने को स्ट्रेंथ लेनी है तो उसके मोमेंट से ली जाती है। मोमेंट का फॉर्मूला आप जानते हो, जो भी चार्ज का स्ट्रेंथ है इनटू जो उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो 12, ये फॉर्मूला हो गया। डाइपोल मोमेंट जो है अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी जो यूनिट है वो कूलम मीटर है। फॉर्मूले से आप देख सकते हो, सेम उसी तरीके से आइए। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू, सबसे अच्छा और सबसे पहला डेरिवेशन इस चैप्टर का आ रहा है अपने पास में, क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल में चार्ज तो है ही है, 2 चार्ज है, तो दोनों की वजह से इंटेंसिटी आएगी और इंटेंसिटी ऐड होगी। कैसे होगी, देखो -q वाले की वजह से, जैसे यहाँ पर एक P पॉइंट ले लिया, -q वाले की वजह से इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये होगी और इसकी वजह से ये, इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड तो क्या करेंगे, बेसिकली माइनस ही करना पड़ेगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है। यहाँ पर जो टर्निंग पॉइंट है, देखो मेरे पढ़ाने में कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको याद रखने होंगे। जैसे मैं टर्निंग पॉइंट को बार बार लिखूंगा टीपी, क्या लिखूंगा, टीपी। टीपी का मतलब क्या होगा, देखो यही हम लोग भूल करते हैं बार बार इस डेरिवेशन में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस
ये हमने मेजर मतलब यहाँ पर ली है, याद रखना। इस पॉइंट से नहीं ली है, सेंटर से ली है x। सेंटर से उस पॉइंट के डिस्टेंस को लिखा हमने x। ऑब्वियस है, जो p पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा उसका समेशन होगा, यही है। माइनस क्यू की वजह से जो बना रहा है के क्यू तो होगा ही होगा। नीचे देखो x प्लस एल का स्क्वायर, ये डिस्टेंस x, उसमें l ऐड करो तो x प्लस एल का स्क्वायर। प्लस क्यू वाले की वजह से क्या होगा, x, उसमें से l माइनस कर दो तो बची कुछ डिस्टेंस आ जाएगी x माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, आप यहाँ पर माइनस कर देना या प्लस कर देना। रीजन क्या है, जो पॉजिटिव वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा नेगेटिव वाले, क्योंकि पॉजिटिव वाला उस पॉइंट से नजदीक है। आपको मैं डायग्राम वापस दिखा सकता हूं, ये देखो, ये देखो, पॉजिटिव वाला उस पॉइंट से नजदीक पड़ रहा है तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, इसलिए इसको आगे लिखना होगा। तो ये पॉजिटिव वाला मैंने या नेगेटिव वाला आगे लिख दिया है, तो आप लोग प्लस माइनस को चेंज कर देना। तो यहाँ पर माइनस कर देना या प्लस कर देना। मैथमेटिक्स लगाओ पूरी, इन दोनों का एलसीएम लो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिखा हुआ है, उसका भी स्क्वायर आ जाएगा। हाँ, किसी को प्रॉपर डेरिवेशन ही नहीं समझ में आता मैथमेटिकल कैसे इंटरप्रिटेशन हुई है, तो उसके लिए भी कांटेक्ट करो आप। एक बच्चा भी अगर कांटेक्ट करेगा और वो चाहेगा कि मुझे समझना है, मैं समझाऊंगा। टाइम आपको लेना पड़ेगा, टाइम जैसे ही मेरे को मिलेगा मैं पहले आपको समझाऊंगा। ठीक है, अभी मेरा काम ये है कि इस चैप्टर को कम से कम टाइम में आपको समझाना, ताकि आप एक बार में पूरा चैप्टर समझ सको और हमारा वे ऑफ लर्निंग भी समझ सको कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है, ये हो गया। 4 को यहाँ पर फैक्टराइज करना है आपको 2 इंटू 2 में, हो सकता है फैक्टराइज। क्यों किया यहाँ, देखो यहाँ ये क्यू भी एक्स्ट्रा है बेटा, यहाँ पर है ना, ये क्यू हटा देना आप लोग। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, के क्यू, 4 की जगह मैंने लिख दिया 2 2 और आगे एल इंटू एक्स। क्यू 2 और एल, ये तीनों मिलके कोई बात याद दिला रहे हैं, उसको मोमेंट बोलते हैं। बाकी 2 एज इट इज लिख दिया मैंने, के एज इट इज लिख दिया और एक्स भी एज इट इज। पी बस यहाँ पर बीच में मैंने तीन चीजों को हटा के उसकी जगह पी लिख दिया। नीचे क्या है कि x जो है वो l से बहुत बड़ा है, इसलिए l को लगभग ले लेते हैं हम लोग 0, तो स्क्वायर स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 4 हो गई, कट जाएगा। और उसके बाद फाइनल फॉर्मूला आपके पास में याद है, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है ये फॉर्मूला। अगर यही चीज हम लोगों को इक्वेटोरियल पे पढ़नी है तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट अलग यूज किया मैंने। क्या, देखो यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग पढ़ने जाएंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे, अगर आप इसको पूरा फॉर्मूला से करोगे तो कंफ्यूजन ज्यादा होगा, उससे अच्छा आप है कि इसके कंपोनेंट्स बना दो। क्या बना दो, कंपोनेंट्स। देखो इक्वेटोरियल तो आप जानते हो ना, फिर सेंटर से वही एक्स डिस्टेंस ले ली, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस आएगी वो आपको पाइथागोरस वाली इक्वेशन से एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव वाले की वजह से ऐसे बन रहा है और नेगेटिव वाले की वजह से ऐसे बन रहा है। इन दोनों वेक्टर के कंपोनेंट ले लो, तो दोनों का जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा वो तो इधर आ जाएगा, और जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा वो इधर आ जाएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ वैल्यू लिख रखी है मैंने दोनों की मैग्नीट्यूड, तो साइन थीटा वाला कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देता। 2 बार कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ऐड करना है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट। आगे क्या किया मैंने, आगे मैंने इनकी वैल्यूज पुट की। यहाँ पर एक काम मैंने और किया है, एक मिनट, मैंने यहाँ पर cos थीटा को भी रिप्लेस कर दिया है इससे, क्योंकि cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसलिए कहता हूँ नोट्स लेके बैठो, नोट्स में वापस देख लेना ऊपर क्या लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग चेंज की है, मैथमेटिकल थोड़ी सी इक्वेशन सॉल्व की है, और उसके बाद में मेरे पास में यही फॉर्मूला वापस बन के आ गया। अब यहाँ पर 2 फॉर्मूले बन गए, और दोनों में जब रिलेशन देखता हूँ तो ये रिलेशन आता है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपके काम का है। उसके बाद में आपके पास में आ जाता है, अगर पॉइंट स्पेस में कोई पॉइंट हुआ, मतलब क्यों सर, क्यों इक्वेटोरियल पे पॉइंट लेना है या फिर आपको एक्सियल पॉइंट लेना है, एक्सियल पॉइंट लेना है, इसका रीजन है। तो वो तो इजी कैलकुलेशन थी, तो सर मान लीजिए कोई रैंडम पॉइंट ले लूँ था, उसमें भी हमने एक ट्रिक निकाल दिया। हमने क्या कहा कि इस पॉइंट के अलोंग, इस लाइन के अलोंग जो डाइपोल मोमेंट होता है वो पी होता है, इसका कॉस थीटा वाला कंपोनेंट इधर आ जाएगा, साइन थीटा। अब पॉइंट आपने पी यहाँ पर लिया है, तो पी पॉइंट के लिए जो पी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है वो तो एक्सियल है, ये देखो एक्सियल है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा दिया। ये वाला बिल्कुल इसके इक्वेटोरियल पे है, ये इसको इक्वेटोरियल पे है, ये बना दिया।
दोनों का वेक्टर एडिशन कर दिया, वेक्टर एडिशन करके थोड़ा मैथमेटिकल सॉल्यूशन निकाला इसका। जब हमने निकाला तो हमको पता चला कि फॉर्मूला तो ये बन गया। ठीक है, इस फॉर्मूले से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब अपना अगला टॉपिक है टॉर्क ऑन डाइपोल। जब उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर टॉर्क लगेगा। ऑब्वियस है टॉर्क लगेगा, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर आपको नेगेटिव चार्ज रखना है। तो एक याद रखनी है, यहाँ पर जो फर्स्ट साइड इसकी होती है वो नेगेटिव चार्ज से ही स्टार्ट होगी। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दूर की तरफ फोर्स लगाता है, इस पे खींचता हुआ। तो ये तो एक तरीके से टॉर्क क्रिएट होने वाला मामला हो गया। टॉर्क के लिए अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो ये L sin थीटा हो गई और ये L sin थीटा हो गई। वैल्यूज रखी टॉर्क की, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वैल्यूज पुट की, क्योंकि L sin थीटा दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ऐड कर दिया तो उसके बाद में फॉर्मूला बन गया टॉर्क इज इक्वल टू क्यू ई, ये लिखो क्यू ई टू एल साइन थीटा। अब यहाँ पर फिर वही बात हो गई, क्यू टू एल, ये तीनों तो डाइपोल मोमेंट को शो कर रही है, और ई साइन थीटा। ये तो सर सुना सुना लग रहा है कहीं, ये तो वेक्टर प्रोडक्ट है। बिल्कुल, मतलब इसको P क्रॉस E भी लिखा जा सकता है। ध्यान रखना E क्रॉस P और P क्रॉस E अलग अलग है, डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। तो यहाँ P क्रॉस E की बात कर रहा हूँ। इसके कुछ कंडीशंस है, आपको ध्यान रखनी है। क्या है? पहली, जब थीटा 0 डिग्री होगा तो टॉर्क 0 होगा। जो आपका डाइपोल मोमेंट है, जो डाइपोल है वो बिल्कुल स्टेबल रहेगा। स्टेबल भी या इक्विलिब्रियम भी कैसा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया ऐसा इक्विलिब्रियम जिसके अंदर पोजीशन चेंज होने के चांसेस 0 है। ऐसे ये आपको अनस्टेबल वाला भी समझ में आएगा। अगर थीटा 90 डिग्री हुआ तो टॉर्क मैक्सिमम आएगा, क्योंकि साइन थीटा 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, उस केस में मैक्सिमम टॉर्क लेगा। लेकिन थीटा जब 180 डिग्री होगा तो उसमें भी टॉर्क 0 होगा। इसका मतलब उस केस में भी सर इक्विलिब्रियम तो होगा, लेकिन वो अनस्टेबल होगा। कैसे? उस केस में पॉजिटिव वाला यहाँ रहेगा और नेगेटिव वाला यहाँ रहेगा, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है। अब मान लीजिए थोड़ा सा भी इसको जर्क मिला तो ये घूम जाएगा, और यहाँ माइनस क्यू आ जाएगा और यहाँ प्लस क्यू आ जाएगा। थोड़ा सा भी ये उठा तो ये घूम कैसे हो जाएगा? इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं एरिया वेक्टर। वैसे तो ये आपकी बुक में कोई अलग से टॉपिक नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हम इसके बाद में टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए ये समझ में आना जरूरी है। आज तक आप लोगों को पता है कि किसी भी सरफेस का, लाइन का, सरफेस का, वॉल्यूम का हम लोग सॉरी क्या कहते हैं 3D सरफेस का, 2D सरफेस का हम लोग क्या कर सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन एरिया की डायरेक्शन भी होती है, यहाँ से हमको पता चल जाएगा। मैंने यहाँ पर एक चीज लिखी भी है कि जो एरिया है वो एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट होता है, बेसिकली दो साइड्स का। तो क्रॉस प्रोडक्ट में तो डायरेक्शन आती है। डायरेक्शन कैसे मेजर करनी है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे उसको डिटरमाइन करना है। अगर 2D सरफेस है तो उससे परपेंडिकुलर निकलती हुई उसकी डायरेक्शन होगी, ये परपेंडिकुलर। अब 3D, 2D में तो दोनों तरफ हो जाएगी। 3D में अच्छी बात यह है कि सिर्फ बाहर निकलती हुई डायरेक्शन ही आपको लेनी है। देखो दिख रहा है 3D में कैसे लेनी है? सिर्फ बाहर निकलती हुई डायरेक्शन ही लेनी। ये देखो, ये बाहर निकलती हुई, ऐसे बाहर निकलती हुई, ऐसे बाहर, इसमें बाहर निकलती हुई 90 डिग्री, हाँ परपेंडिकुलर ऐसे। इसका काम मैं अभी कुछ क्वेश्चंस में लूंगा तो आपको बताऊंगा अभी कहाँ काम है, इसको काम में ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में कि हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर ऑफ अ सरफेस। किसी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है उसके परपेंडिकुलर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका मतलब सर किसी सरफेस की अगर मुझे फ्लक्स निकालनी है तो क्या मुझे वो ऐड करनी पड़ेगी? 1 2 3 4 5 ऐसे गिननी पड़ेगी? नहीं, गिनने की जरूरत नहीं है, आप लोग सीधा फॉर्मूला यूज करो। ये एक डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का, कर दो आ जाएगी। यूनिट याद रखना, हमेशा कहूंगा ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। डायमेंशन फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का जनरल फॉर्मूला है।
गॉस ने भी एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला दिया और वो थोड़ा इजी दिया, लेकिन बस उसकी एक ही प्रॉब्लम है कि वो क्लोज सरफेस के लिए लगता है। उन्होंने क्या बोला कि अगर किसी क्लोज सरफेस की फ्लक्स निकालनी है, मतलब कोई क्लोज सरफेस है और उसके अंदर चार्ज पड़ा है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको पता करनी है, मतलब उस सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस निकलेगी ये आपको पता करना है, तो आप कुछ मत करो, ये फॉर्मूला लगा दो। ये तो इजी है भाई, उस सरफेस या उस मीडियम की आपको परमिटिविटी पता होनी चाहिए और आपको चार्ज पता होना चाहिए, ज्यादा इजी। इसको प्रूफ भी हम लोग कर सकते हैं। मान लीजिए किसी क्लोज सरफेस के लिए मैंने एक छोटा सा सेक्शन लिया जिसके एरिया डीए है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनेगा, हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद में मैंने क्या किया, फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, फाई इंटू डी फाई, मतलब छोटे के लिए निकाल रहे हैं इसलिए इंटू डी एस, डी एस कॉस 0 डिग्री, दोनों का एंगल सेम है, सॉरी 0 डिग्री है इसलिए कॉस 0 तो वैसे ही 1 हो गया। अब जो डी एस है मतलब छोटा सा एरिया जो मैंने लिया था अभी सेक्शन काट के, अगर पूरे सरफेस का सरफेस एरिया निकालना पड़े तो ये निकलेगा, जो कटवट होना था सब कट कर दिया तो यही निकला, क्योंकि देखो 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही बचा। ठीक है, गॉसियन सरफेस की बात, गॉसियन सरफेस क्या होता है, एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस है भाई, एक चार्ज है उसके आसपास कोई क्लोज सरफेस हो जरूरी थोड़ी है, तो हमने कहा कि हर चीज के पास पास आसपास हम लोग क्लोज सरफेस इमेजिन कर लेंगे, क्या कर लेंगे हम लोग, इमेजिन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों को आगे चलना है, कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट गॉस लॉ के बारे में, बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं। पहला, सबसे पहली बात तो ये किसी क्लोज सरफेस के लिए ही ट्रू है गॉस लॉ, हर किसी के लिए नहीं है। दूसरा, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए चार्ज, ये बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, आपको इसका गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है तो इस पर ही कर सकते हो आप, बाकी कोई नहीं कर सकते। क्यों, आपने मान लीजिए सिलेंडर कर दिया, उससे क्या होगा, सिलेंडर के इस पॉइंट से जो इसकी डिस्टेंस है और इससे जो डिस्टेंस है उसमें फर्क आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए मैटर। दूसरा, थर्ड पॉइंट, जो गॉसियन सरफेस है वो किसी चार्ज से पास होके नहीं जानी चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर आपने प्लस क्यू की वजह से कोई गॉसियन सरफेस बनाई और उस पर भी कोई चार्ज है, नहीं, फिर आपका मामला नहीं आएगा। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो फोर्थ पॉइंट है, आपको याद रखना है फोर्थ पॉइंट को, क्या कहता है फोर्थ पॉइंट, देखो किसी भी चीज की जब गॉसियन सरफेस निकाली जाती है, अब वो क्या होती है, क्लोज सरफेस होती है। मान लीजिए आपने एक क्यूबॉइड माना, आपने एक किसी सरफेस के लिए क्यूबॉइड कर दिया आपने, उसके सेंटर में आपने कोई चार्ज मान लिया, अब इससे जो टोटल फ्लक्स निकलेगी उसका फॉर्मूला होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन, वो 6 फ्लक्स से जितनी निकलेगी टोटल उनका समेशन है। आपको किसी एक क्या कहते हैं सरफेस से निकालना है तो आपको जितनी नंबर ऑफ फ्लक्स है उससे डिवाइड कर देना है, तो ये हो गया क्यू 6 एप्सिलॉन, वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, जितनी सरफेस है उसमें से किस एक फेस की बात कर रहा है तो 1 अपॉन एन से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब एन से डिवाइड कर देना, काम आपका हो जाएगा। यहाँ से अच्छे अच्छे 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अब हम लोगों के पास में, क्योंकि हम लोग तो प्रोग्रेसिव माइंड वाले हैं और जो लोग प्रोग्रेसिव माइंड वाले होते हैं वो लोग कुछ कुछ सोचते हैं, हमने भी सोचा यहाँ पर, हमारे पास में यहाँ 2 फॉर्मूले हुए, एक तो है जनरल फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा और एक है अपने पास में गॉस लॉ। अब इससे एक फायदा ये है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो अपने पास में पहले से ही एक जनरल फॉर्मूला है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर वाला, उसको क्यों नहीं रख सकते। अगर पॉइंट चार्ज के अलावा कभी भी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपको बहुत बड़े बड़े इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे, इंटीग्रेशन, जो बहुत टफ होते हैं। ये अच्छा है, करते हैं। सबसे पहले एक लीनियर चार्ज की वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं, इस गॉस लॉ की हेल्प से निकालते हैं। यहाँ पर वही टर्मिनोलॉजी आ गई लैम्डा वाली, ये याद रखनी है आपको, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो यहाँ से टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल, ये बार बार मैं पुट करूंगा, ध्यान रखना आप यहाँ से। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग
और जनरल फार्मूला के अकॉर्डिंग फ्लक्स का फार्मूला ये है और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ये है, इसको इक्वेट करना है। अब बात यह है कि जब ये फार्मूला लगाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए दोनों निकालने पड़ेंगे और उसके बाद में उनका डॉट प्रोडक्ट होगा तभी वैल्यू आएगी। अब बात यह है कि यहाँ पर तीन सरफेस है, एक तो है ये, एक ये और एक ये। देखो आप लोगों के मन में अगर ये क्वेश्चन आता है कि लीनियर चार्ज के लिए आपने स्पेरिकल सॉरी क्या कहते हैं सिलेंड्रिकल ही क्यों सरफेस लिया, इसके लिए लिया ताकि ये यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड सॉरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। फायदा क्या है इससे, इससे फायदा ये है कि आपको ये सॉल्यूशन करने में इजी रहेगा मामला। ठीक है, चलिए अब यहां से मैं वापस बता देता हूं इसकी। तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी वो कुछ ऐसे निकलेगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही जाएगी, सर्किल पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो अपने परपेंडिकुलर निकलती है। अब बात ये हो गई है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो गई है कि इसका एरिया वेक्टर तो इधर है ठीक है, लेकिन इसका एरिया वेक्टर इधर है, इसका एरिया वेक्टर इधर है। दोनों सर्किल के लिए एरिया वेक्टर 90 डिग्री पे है, इसलिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, इसकी वजह से जीरो, सिर्फ कर्व्ड सरफेस के लिए आएगा। अब कर्व्ड सरफेस के लिए जो आपका E इंटू डी ए करेंगे, मतलब एरिया का जो इंटीग्रेशन होगा वो 2 पाई आर एल है, क्योंकि कर्व्ड सरफेस का जो सरफेस एरिया होता है वो 2 पाई आर एल होता है फॉर द सिलेंडर। ये एक इक्वेशन आ गई अपने पास में। दो ये सब आप लिख लेना है ना, मैं तो मिटा देता हूँ, आप पॉज कर करके लिख लेना। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है भाई, गॉस लॉ के हिसाब से तो ये फॉर्मूला होना चाहिए सर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q की जगह लैम्डा इंटू एल रखूंगा, मैंने पहले बता दिया, ये यहाँ रख दिया, इक्वेशन को इक्वेट किया तो फाइनल फॉर्मूला ये आ गया। डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, आर स्क्वायर नहीं है, तो ये जो ड्रॉप है वो इतना रैपिड नहीं है, ग्रेजुअल है। रैपिड का मतलब समझते हो ना, ऐसे ले लेते हैं, तो ये थोड़ा सा ऊपर रखना है आपको, जीरो कभी नहीं करना है, ये ध्यान रखना, जीरो कभी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में आगे वाली सरफेस लेते हैं हम लोग। प्लेन शीट के लिए क्या करें, प्लेन शीट पे अगर चार्जेस बिखरे हुए हैं, ये प्लेन शीट ले ली, इसमें बहुत सारे चार्जेस बिखरे हुए हैं, तो इसका गॉसियन सरफेस फिर सिलेंडर लेना है। फिर क्या लेना है, सिलेंडर। इससे जो फील्ड लाइंस निकलेगी वो ऐसे होगी, इससे जो निकलेगी उससे ऐसे होगी। अब उसमें फिर वही प्रॉब्लम आ गई, इन दोनों सर्किल का एरिया वेक्टर तो बिल्कुल 0 डिग्री पे आ रहा है, लेकिन कर्व्ड का 90 डिग्री पे आ रहा है, तो इस केस में कर्व्ड के लिए नहीं लेंगे, सिर्फ सर्किल के लिए लेंगे। स्टार्टिंग से मैंने सर्किल के लिए ही लिया है, लिख दिया। दो सर्किल है तो दोनों के लिए लिख दिया एरिया। अब यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, क्यों, जितना बड़ा ये सर्किल का एरिया होगा उतना ही बड़ा एरिया इस सीट का होगा। तो जो आप यहाँ पर क्यों, क्योंकि सरफेस पे बैठा हुआ इसलिए सिग्मा लिखा। अगर हम लोग गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जाते हैं तो क्या होता है यह फॉर्मूला, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q की जगह मैंने ये रखा, यहाँ एरिया से एरिया कट हो गया। सबसे सिंपल फॉर्मूला और सबसे सिंपल डेरिवेशन इसी चीज का है। फिर मैं ये कहूंगा न्यूमेरिकल्स सबसे अच्छे यहीं से आते हैं, इंपॉर्टेंट। लास्ट एंड फाइनल डेरिवेशन जो खुद अपने आप में 2-3 डेरिवेशन है, उसमें बड़ा भी बहुत है, सॉरी क्या डेरिवेशन कहता है वो, मान लीजिए कोई स्फेयर है, स्फेयर तो जानते हैं, फुटबॉल, वाटरमेलन, ये सब स्फेरिकल शेप के हैं लगभग। स्फेयर दो टाइप के होते हैं, होलो और सॉलिड। होलो भी दो टाइप का, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड भी दो टाइप का, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। अच्छी बात क्या है इसमें, होलो कंडक्टिंग में सारे चार्जेस बाहर रहेंगे, क्योंकि चार्जेस को रहने के लिए मैटर चाहिए, तो मैटर होलो वाले में सिर्फ बार बार ही होता है, जैसे फुटबॉल में होता है, बाहर बाहर ही मैटर है, अंदर कोई मैटर होता भी नहीं है, तो ये बाहर रहेंगे। नॉन कंडक्टिंग हो तो भी बाहर रहेंगे। सॉलिड वाले में ऑप्शन है चार्जेस के पास में कि वो अंदर भी रहे, क्योंकि अंदर भी मैटर होता है सॉलिड वाले में, जैसे आपके वाटरमेलन में होता है। लेकिन अगर सॉलिड कंडक्टिंग नेचर का हुआ तो उसके चार्जेस फ्लो करके बाहर आ जाते हैं सरफेस पे, ये देखो आगे। इसको इसकी हेल्प से हम लोग एक शील्डिंग भी करते हैं, वो भी टॉपिक था, वो बाद में कभी आपको उसमें ऐड कर देंगे। ये हो गया। अब देखने में, और इसमें नॉन कंडक्टिंग में नहीं आएंगे, इसलिए इसमें ऑप्शन भी है इनके पास में, क्योंकि बीच में मैटर है तो ये बीच में ही रहेंगे। यहां से ये और ये तीनों एक जैसे ही दिख रहे हैं, तो इनकी स्टडी भी साथ में होगी। मैंने लिखा भी है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, ये दोनों, और सॉलिड कंडक्टिंग, इन तीनों की स्टडी साथ में करते हैं।
जब साथ में करेंगे तो सबसे अच्छा टॉपिक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिग्मा होता है। सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। आपको मैं बता ही चुका हूँ पहले ही, डिस्ट्रीब्यूशन में बता चुका हूँ, ये याद रखना। क्यों? क्योंकि जहाँ टोटल चार्ज की बात आई वहां मैं सिग्मा इंटू एरिया लिखूंगा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ये लिखते क्यों है, टोटल चार्ज क्यों ही क्यों नहीं लिख लेते? देखो रीजन क्या है। अगर आपको सिग्मा पता है, मतलब आपको पता है कि 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर है, इतने चार्जेज होते हैं। आपको 10 मीटर स्क्वायर के लिए पूछा तो आप करोगे 5 इंटू 10 50 कूलम। आपको 20 के लिए पूछूं, 30 के लिए पूछूं, 40 के लिए, फटाक से कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, यूनिट की वैल्यू होती है, तो हम लोग फिर उसको किसी भी डेटा के लिए निकाल सकते हैं। अब उसमें सबसे पहला डेरिवेशन अपने पास में आ गया बाहर के लिए, मतलब आउटसाइड द स्फीयर निकालेंगे हम लोग पहले, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। उसके लिए मैंने एक गॉसियन सरफेस, ये जो डॉट डॉट से दे रखी है ये गॉसियन सरफेस। यहाँ का टीपी बता देता हूँ आपको, फिर बताता हूँ मैं टर्निंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ। इसमें जो गॉसियन सरफेस माना है उसके सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल आर, और जिस सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका है कैपिटल आर। कैपिटल आर और स्मॉल आर रख दिया हमने, ठीक है, दोनों रखा। स्टडी करनी शुरू करते हैं हम लोग। अगर हम लोगों को फ्लक्स निकालनी, देखो फ्लक्स कहाँ से निकलेगी, ये ध्यान रखना कि फ्लक्स जो है वो यहाँ से निकलेगी, सॉरी थोड़ा ऐसे परपेंडिकुलर बनाना। तो जो फ्लक्स का जो एरिया होगा वो गॉसियन सरफेस का एरिया होगा। तो ई डी ए कॉस डिग्री, तो डी ए मतलब छोटा एरिया, और टोटल एरिया निकालेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर। आर कौन सा लिया है? स्मॉल वाला, बाहर वाले का। लेकिन यही बात जब गॉस लॉ के अकॉर्डिंग सेट होगी तो उसमें जिस सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका एरिया लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो क्यू इनसाइड है इसकी जगह मैं लिखूंगा सिग्मा इंटू एरिया। एरिया में मैंने यहाँ कैपिटल आर लिखा है, दोनों को इक्वेट कर दिया, ये फॉर्मूला आ गया। अगर आप इसमें जैसा आपका मन भी है कि भाई क्यू की जगह सर सिग्मा इंटू, सॉरी हाँ सिग्मा इंटू एरिया लिखने की जगह डायरेक्ट क्यू क्यों नहीं लिख लेते, तो लिख दिया इन्होंने डायरेक्ट, किया ही नहीं चेंज। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही बनता है जैसा पॉइंट चार्ज के लिए बनता है। भाई पॉइंट चार्ज के लिए भी तो आप ये लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर। तो इससे ऐसा लगता है कि जो स्फीयर पे जो टोटल चार्ज है वो बेसिकली ऐसा लग रहा है इसको देख के कोई सेंटर पे ही है, क्योंकि डिस्टेंस सेंटर से ही मेजर हो रही, ठीक है, मतलब इतना बिखरा हुआ नहीं है, काम ऐसे करता है जैसे बिल्कुल कंसंट्रेटेड हो सेंटर, ठीक है। उसके बाद में आगे की बात, इनसाइड द स्फीयर निकालना हो तो सबसे इजी है, ये तो बहुत इजी भी है, ये 2 मार्क्स में आ सकता है इनसाइड वाला। तो क्यों? क्योंकि अंदर मैंने गॉसियन सरफेस बना दी, उसको स्मॉल आर से, फिर बाहर कैपिटल आर से रखा वैल्यू उसको ए इंटू डी ए, क्योंकि गॉसियन सरफेस से मुझे निकालनी थी तो मैंने गॉसियन सरफेस का एरिया तो रखा। प्रॉब्लम आई मुझे गॉस के लॉ वाले फॉर्मूले में, इस लॉ वाले फॉर्मूले जैसे मैंने क्यों इनसाइड रखा या जीरो करना पड़ा मुझे। क्यों? क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर तो चार्ज है ही नहीं, सारे चार्जेस बाहर है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो जीरो आएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। सरफेस पे निकालना है आपको, सरफेस पे उतना ही आएगा, मैक्सिमम आएगा के क्यू अपॉन जितनी रेडियस है उसका स्क्वायर, ठीक है। या देखो 0 0 0 एकदम से बड़ा और फिर आर स्क्वायर से कम होता जाएगा, ठीक है। ये अंदर जीरो वाला है, ठक ऐसे ग्राफ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, ग्राफ याद रखना। उसके बाद में अब अच्छा क्वेश्चन कहाँ आता है, जब अपना आता है नॉन कंडक्टिंग के लिए, क्योंकि उसमें वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पर चार्ज अपॉन वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी काम आएगी, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वॉल्यूम, क्यू इज इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अब पहले आउटसाइड के लिए निकालते हैं, निकाल दिया, इसकी रेडियस गॉसियन सरफेस की आर ले ली, इसकी कैपिटल आर ले ली, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला इसके लिए वही रखेंगे, सब कुछ सेम ही होगा, कुछ भी फर्क नहीं है जो पहले मैंने किया था। बस यहाँ पर चेंज कहाँ हुआ है, टीपी कहाँ आया, टीपी मतलब समझ रहे हो ना, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट यहाँ आया है कि यहाँ वॉल्यूम इनटू रो लिखा है, क्योंकि जो गॉस लॉ के हिसाब से जो क्यू निकालना था उसके लिए फॉर्मूला मेरे पास बनता है रो इनटू वी। पहले वाले में क्या बनता था, सिग्मा इनटू एरिया। रो कितना है, सॉरी रो तो रो ही होगा, वी कितना है स्फीयर के लिए ये होता है। बस किया, काटा चाटे की, जो भी करना था अपने को मैथमेटिकली जो भी करना था किया, तो अपने पास में इक्वेशन निकल के आई। अब इसमें भी ये कर सकता है कि क्यों सर हमको
Q की जगह रो इंटू वॉल्यूम रखना है। हम लोग तो सीधा भी रख सकते हैं, यस वी कैन पुट इट, हमने रख दिया। फिर इसको देख के ऐसा ही लगता है कि ये भी सर पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? पॉइंट चार्ज का। देख लो ये जो चीज है ये K को शो कर रही है, ये Q और R स्क्वायर। कहने का मतलब ये हो गया कि चार्जेस भले ही स्पेयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनका जब कैलकुलेशन करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कहीं सेंटर पे कंसेंट्रेटेड है, सेम ही काम करते हैं, मतलब एक स्पेयर पे बिखरे हुए हो या सेंटर पे कंसेंट्रेटेड हो, काम एक सा ही करते हैं। ठीक है, इसका जो सेकंड केस है वो बहुत ही अच्छा केस है, वही है सारा। इसमें भी टीपी बताऊंगा। टीपी बताने का काम क्यों है? क्योंकि टर्निंग पॉइंट जिनको याद रहेंगे उनके लिए ये काम बहुत इजी हो जाएगा। इनसाइड द सरफेस मैंने गॉसियन सरफेस ले ली, स्मॉल आर से डिनोट कर दिया, कैपिटल आर से। अब यहां मामला खराब कैसे होगा? जनरल फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, डीए की जगह एरिया की जगह अंदर वाले का 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, ये तो कॉमन है, कोई बड़ी बात नहीं। अब बात है जो आगे वाले में, क्या है? अब जैसे ही बाहर वाले में रखूंगा तो आप सुनना, बाहर वाले में जैसे ही ये क्यू इनसाइड वाला फॉर्मूला रखा, अब इस क्यू इनसाइड वाले फॉर्मूले में प्रॉब्लम है। यहाँ पर मैंने रखा 4/3 आर, ये भी स्मॉल आर है, जबकि ये इसका मतलब टर्निंग पॉइंट है। हमेशा आप सर गॉस वाले लॉ में कैपिटल आर रखते थे, इस बार स्मॉल आर क्यों? क्योंकि आप ध्यान रखो कि चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो स्मॉल आर के अंदर अंदर के ही अपने काम के हैं। चार्ज तो भले ही बाहर भी है, मतलब कैपिटल आर तक जा रहे हैं, लेकिन अपने काम के कौन से हैं? स्मॉल आर वाले। कैपिटल आर वाले अपने काम के नहीं है। ठीक है, इक्वेट किया, जो भी काटना था कटा, ये हो गया। इसमें देखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, इसका लॉ ही अलग चल रहा है। ग्राफ से आपको और क्लियर हो जाएगा, बनाता हूं आपके लिए ग्राफ, बहुत ही इजी ग्राफ है। अंदर देखो लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, देखो ये लीनियरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर एकदम वही अपना आर क्यूब वाला फॉर्मूले से कम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में वही वही समस्या कि सर हम लोग तो क्यू ही रखेंगे, क्यों रख के करना चाहते हो तो इससे कर लो, तो आपके पास फॉर्मूला वही वापस बन जाएगा। इसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट मीनिंग भी नहीं है और काम का भी नहीं है आपके लिए। ठीक है बेटा, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में सेकंड चैप्टर के साथ में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के साथ में जुड़िए। जुड़ने के साथ में आप लोग यहाँ पर डेली स्टडी कीजिए, डाउट्स आते हैं डाउट्स पूछिए, कनेक्टेड रहिए, आपको अच्छा सपोर्ट और उसके बाद में अच्छी गाइडेंस मिलेगी आपको। बेसिकली किसी चीज़ का कोई भी, अगर आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट भी होंगे, उस चीज़ का कोई भी किसी तरीके का चार्ज नहीं है, 1 रुपये का भी नहीं। आपको सिर्फ कनेक्ट होना है, बस एक प्रॉब्लम रहेगी, आपको थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा। जब भी मुझे वीक में कभी भी टाइम मिलेगा, मैं पर्सनली आपके डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, थैंक यू।